राज कुंद्रा पे आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके साथ जबरदस्ती की। पूनम और शर्लिन को एरोटिका यानी कि बोल्ड इंडस्ट्री, एडल्ट इंडस्ट्री में लाने वाले राज कुंद्रा हैं। तो इस पे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो पहली बात ये कि इस फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी को फोर्स नहीं करता। यहाँ फोर्स करने जैसी कोई गुंजाइश होती ही नहीं है। ठीक है। सो जैसे लड़कियां कह रही हैं कि उनसे एग्रीमेंट जबरदस्ती करवाया गया। सो मैं आपको बता दूं कि जब किसी भी एग्रीमेंट की बात होती है तो एग्रीमेंट आपको मेल किया जाता है। ठीक है। फिर अगर पर्टिकुलरली वो एग्रीमेंट आपके लिए है तो आपका आधार कार्ड, आपका पैन नंबर, आपकी बैंक डिटेल्स ली जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप तब शेयर करते हैं जब आप कंफर्टेबल होते हैं उस एग्रीमेंट के साथ जाने के लिए। क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट तभी होता है जब उसमें पेमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। और जब आप एग्रीमेंट के सारे क्लॉज, सारी चीज़ें आप पढ़ लेते हैं तभी आप अपने घर से निकलते हैं। आप किसी की ऑफिस ऐसे ही रैंडम मुंह उठा के नहीं जाते हैं। और ऑफिस पे जाने के बाद कोई आपका गला ऐसे पकड़ के जबरदस्ती आपसे एग्रीमेंट नहीं करवाता। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसा इन दोनों लड़कियों ने कहा है कि राज वॉज द वन हु टुक देम इनटू एडल्ट इंडस्ट्री। सो मैं बोलना चाहूँगी जो शर्लिन है उसके लिए कि 2014 या 15 में इसने प्लेबॉय मैगजीन का कवर पेज किया था जिसमें वो पूरी तरह से न्यूड थी। सो आई डोंट थिंक कि राज प्लेबॉय मैगजीन का ओनर है, राइट। और सेकेंड चीज़, जो उसने एक फिल्म की थी कामा सूत्रा, उस फिल्म का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कैमरामैन या हीरो राज तो नहीं था। और ये लोग तब से न्यूड कर रहे हैं जब राज ने अपनी ऐप लॉन्च वाली फिल्म इंडस्ट्री, मतलब अपनी ऐप लॉन्च करने वाली कंपनी ही लॉन्च ही नहीं की थी। ठीक है। फिर अगर मैं पूनम की बात करूं, हालांकि मैं दोनों को पर्सनल लेवल पे बिल्कुल नहीं जानती हूँ, मैं इनसे कभी नहीं मिली हूँ और मैं जनरली लोगों से मिलती भी नहीं हूँ। सो ये लड़की 2011 में इसने कहा था कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप में जीतती है तो पूरी तरह से न्यूड हो जाएगी। और उसके बाद इसने पता नहीं कितने सारे न्यूड वीडियो शूट किए हैं। अभी रिसेंटली गोवा में जो शूट हो रहा था, जिसके लिए गोवा गवर्नमेंट ने उस पर केस भी किया है, उसमें पूनम के पूरे प्राइवेट पोर्शन विजिबल हैं। अगर आप उसका इंस्टाग्राम, ट्विटर या उसकी वेबसाइट देखेंगे, सारी जगह उसकी न्यूड वीडियोस हैं। और आज की डेट में जो वेबसाइट या ऐप जो भी चला रही है, हालांकि मैं उसे फॉलो नहीं करती, मैंने उसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, बट पता तो सबको होता है, उसमें से कोई भी चीज़ राज को बिलोंग नहीं करती है। ठीक है। सो बल्कि राज को इन पे केस करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से राज, अगर आप कहते हैं एडल्ट और बोल्ड इंडस्ट्री में आए, तो राज इनकी वजह से आया, ना कि ये राज की वजह से आए हैं। और पूनम के आए दूसरे दिन अपने पति के साथ एमएमएस आते हैं, उसके बाथरूम में वो वीडियोस बना के आउट करती है। तो मुझे नहीं लगता कि राज उसके बाथरूम में बैठकर ऐसे कैमरा पकड़ के पूनम के वीडियो शूट कर रहा होता है, राइट। सो वो तो पॉसिबल है नहीं। देन शर्लिन ने कहा कि राज ने उसको 30 लाख रुपीस दिए हैं स्ट्रिप्टीज के लिए। सो शर्लिन को तो दिल से उसको थैंक यू बोलना चाहिए कि कोई उसे 30 लाख रुपए दे रहा है। यहाँ लोग उसके फ्री में स्ट्रिपिंग वाले वीडियोस देख रहे हैं, पूरे न्यूड वीडियोस देख रहे हैं, हर साइट पे हर जगह है। तो शी शुड बी थैंकफुल टू हिम अगर उसने ऐसा ऑफर किया है। बट एज पर माई नॉलेज, जो चीज़ फ्री में अवेलेबल होती है उसके लिए कोई पैसे ऑफर नहीं करता। ठीक है। सो मेरी पुलिस से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सर, किसी के एलिगेशन मानने के पहले या प्लीज़ चेक कर लें कि एलिगेशन लगा कौन रहा है। ठीक है, ये बहुत मैटर करता है। और सेकंड चीज़, एलिगेशन जो लगा रहे हैं उसके पीछे उनका रीज़न क्या है। कहीं मनी एक्सटॉर्शन तो नहीं है, कहीं किसी को ब्लैकमेल करना या फंसाना तो नहीं है। क्योंकि देखो सर, अगर कोई एक ऐसी लड़की ऐसे एलिगेशन लगाए जिसने कुछ नहीं किया, समझ में आता है, बट जो लड़कियां रोज़ यही काम कर रही हैं उनके ऐसे कैसे आप एलिगेशन मान लेते हैं। ठीक है। एंड आई हैव बिन इन दिस इंडस्ट्री सिंस 11 ईयर्स। मुझे तो कभी किसी ने न्यूड वीडियोस, न्यूड ऑडिशंस के लिए नहीं कहा। ठीक है। मुझे राज ने कभी फोर्स नहीं किया, और इसका बहुत अच्छा प्रूफ है। आप इंटरनेट पे, डिजिटल पे कहीं भी चले जाइए, किसी भी पॉर्न साइट पे गहना वशिष्ठ टाइप करिए, आपको कहीं भी मेरे प्राइवेट पोर्शन वाले, प्राइवेट पार्ट वाले ऐसे कोई वीडियो नहीं मिलेंगे जिससे आप पॉर्न कह सकें। सो जब मुझे फोर्स नहीं किया तो मैं नहीं कहूँगी किसी और को फोर्स किया होगा। ठीक है। और मुझसे आप लोगों ने पूछा था कि आपको पर वीडियो क्या पेमेंट मिलती है। सो मैं यही कहूँगी, मुझे भी वही पेमेंट मिलती है जो बाकी एक्टरों को मिलती है। मेरे लिए कोई अलग से रूल या कानून नहीं है।
हाँ, मेरे पास एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है, मैं इन्फ्लुएंसर, सोशली एक्टिव हूँ, मेरे इंस्टाग्राम में फॉलोवर काफ़ी अच्छे हैं और मुझे प्रोजेक्ट में रखने से प्रोजेक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, सेलेबल वैल्यू, और पैसे रिकवर हो जाते हैं, तो वो देख कर मुझे पैसे मिलते हैं। बट हर आर्टिस्ट का अपना अपना कैलिबर होता है, जो पेमेंट शाहरुख को मिलती है वो पेमेंट रणवीर को नहीं मिलेगी, और जो पेमेंट रणवीर की है वरुण धवन की अलग हुई, सबकी अलग अलग होती है। ये कोई IAS, IAS, IFS का एग्ज़ाम नहीं है, या कोई क्राइटेरिया नहीं है, या इसके लिए कोई एक पे स्केल नहीं है, और यहाँ पे कोई पैसों के हिसाब से काम नहीं होता। यहाँ बहुत मैटर करता है कि कौन सा एक्टर कौन से प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने के लिए डेस्परेट है, या कौन सा प्रोडक्शन हाउस कौन से एक्टर के साथ काम करने के लिए डेस्परेट है, ठीक है। ये हमेशा चीज़ों पर डिपेंड करता है ना। पार्ट ऑफ ऑल दिस, हर प्रोजेक्ट का एक बजट होता है, हर प्रोजेक्ट की एक ऑडियंस होती है, तो प्रोजेक्ट और ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि किसे कितने पैसे मिलेंगे। तो आप पैसों को लेकर मुद्दा या इशू नहीं बना सकते। थैंक यू। मैं तीसरा वीडियो लेकर तुरंत आ रही हूँ। मुझसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मैं राज कुंद्रा को कब से जानती थी, कैसे जानती थी, और मुझे पर वीडियो क्या पेमेंट मिलती थी। तो मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। मैं राज को 2019 अक्टूबर से जानती थी। पहली बार मुझे उसके PA का मैसेज आया मेरे फ़ोन पे कि हे हाय गहना, मैं राज कुंद्रा की PA हूँ और वी आर आर्म्स प्राइम। हम लोग सेलिब्रिटीज़ के ऐप बना के देते हैं जो सोशली काफ़ी एक्टिव हैं, जो अच्छे फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो एक्ट्रेसेस हैं, हम उनके लिए ऐप बना के देते हैं। अगर आप ऐप बनवाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ आइए, प्लीज़ विजिट अस, और हम आपको ऐप बना के देंगे। ये मैसेज मुझे कुछ 2-2:30 बजे के आसपास आया, ठीक है। तो पहले मैंने आई टोल्ड हर कि नहीं यार, मैं ऐप वगैरह नहीं बनवाऊंगी, आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद दैट, सो कुछ हो नहीं सकता, लेट इट बी। फिर उसके थोड़ी देर के बाद व्हेन आई गॉट अप, उसका मैसेज मुझे फिर से आया, लेट्स डू वन थिंग, एक कॉफ़ी पे मिलते हैं। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, एक कॉफ़ी पीनी हो जाएगी। एंड एवरीबडी नोज कि मैं बहुत बड़ी ना कॉफ़ी लवर हूँ, मतलब मैं आधे घंटे से 1 घंटे में 5 से 6 कॉफ़ियाँ पी सकती हूँ, ठीक है, इतनी बड़ी कॉफ़ी लवर हूँ। मैंने कहा चल ठीक है, मिलते हैं। सो 2 दिन के बाद मैं गई राज की ऑफिस, जो कि जस्ट ऑपोजिट इन्फिनिटी मॉल है, वियान इंडस्ट्रीज़। मैं वहाँ गई, वहाँ मैं राज से मिली, उसकी PA से मिली, मैं उसके कैबिन में बैठी थी। राज से नॉर्मल डिस्कशन हुआ कॉफ़ी वॉफ़ी पे, एंड देन मेरा उसकी PA के साथ डिस्कशन शुरू हुआ कि हम लोग ऐप लॉन्च करेंगे, गहना वशिष्ठ के नाम पे ऐप रहेगा, इंडिविजुअल ऐप होगा, ठीक है। और उस ऐप पे आपको जो भी कंटेंट अपने से रिलेटेड डालना है आप डाल सकती हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो मैंने कहा यार देखो, मैंने पूनम और शर्लिन के ऐप देखे हुए हैं, एंड मैं जानती हूँ कि ये ऐप आर्म्स प्राइम नहीं बना के दिए हैं, और ये लोग बहुत बोल्ड कंटेंट डालते हैं, तो मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी, इतना बोल्ड मैं नहीं कर सकती हूँ। तो शी सेड देन आई सजेस्ट यू कि बाकी लोगों की ऐप भी देखो, हम लोगों ने कई सारे लोगों के ऐप लॉन्च किए, अब सबके ऐप देखो एंड देन यू डिसाइड। फिर मेरा राज के साथ ऐसी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हुआ कि यार ये थोड़ा सा ना ऑड काम है, ये नहीं हो पाएगा। तो राज सेड फेयर इनफ गहना, टेक योर ओन टाइम, ऐप देख लो, विजिट कर लो, समझ में आए तो कर रहे हैं हम लोग, नहीं तो कोई बात नहीं, एक बार एक और कॉफ़ी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। देन मैंने 2 दिन लिए, एंड 2 दिन के बाद मैंने राज को बोला यार चल एक और मुलाकात करते हैं। मैं मिली, एंड देन नॉर्मली बात हुई, एंड देन ही वॉज वेरी क्लियर कि आपको वही डालना है जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं, आपको कोई एक्सपोज के लिए कुछ नहीं बोलेगा। और मैंने एक्चुअली बाकी एक्ट्रेसेस के भी ऐप देखे, कोई भी बोल्ड नहीं थे एक्सेप्ट ये 2 लड़कियों के। तो बोला जब हम लोग उन लोगों को नहीं बोलते तो आपको क्यों बोलेंगे, सो आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, हम शूट करके देंगे आपको कंटेंट, जो भी इनकम होगी वेल शेयर 50-50, यानी कि अगर 100 रुपये इनकम होती है तो 40 रुपये गूगल प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर ले लेगा, बाकी जो 60 बचते हैं 30 आपका 30 हमारा, क्योंकि शूट एडिटिंग अपलोडिंग सारा हम करेंगे, ऐप हम बना के देंगे, और ऐप हम लोग प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे रहेगा। मैंने कहा फेयर इनफ। सो मैंने एक बार और पूछा यू श्योर, अगर बिल्कुल भी बोल्ड कंटेंट नहीं होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ही सेड गहना,
बिलीव मी, तुमको सिर्फ वही करना है जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। लाइव जाना है, जो भी अपने मन से अपने हिसाब से करना है। हम कभी किसी आर्टिस्ट को नहीं कहते हैं कि वो हमारे हिसाब से करे। एंड बिलीव मी, मुझे राज ने कभी नहीं कहा कि तुम एक्सपोज करो, बिकनी फोटोज भेजो, कुछ भी नहीं। आप बस वही करो जिसमें कंफर्टेबल हो। अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद मेरा ऐप लॉन्च हुआ जो कि गहना वशिष्ठ के नाम से था, आर्म्स प्राइम ने लॉन्च करके दिया। ऐप हम लोगों ने 4 मंथ्स तक चलाया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। हाँ, अक्टूबर में मिली थी मैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। उसके बाद मैंने एक दिन कॉल किया कि यार मेरे को ना समझ नहीं आ रहा है ऐप वाला बिजनेस, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, बंद कर देते हैं। ही अग्रीड टू इट, बट स्टिल ही सेड एक मीटिंग करके देखते हैं, समझ में आएगा तो कंटिन्यू करिए और नहीं समझ में आएगा तो मत करना। तो मैंने कहा फिर मैं ऑफिस के बाहर किसी कॉफी शॉप पे मिलूंगी एंड मैं टीम से मिल लेती हूँ। ही सेड नो इश्यूज, मिल लो। मैं टीम से मिली, उन्होंने मुझे समझाया कि गहना क्यों बंद कर रही हो, यू मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट। मैंने कहा नहीं यार, नहीं हो पाएगा। तो ही से ठीक है चलो कोई बात नहीं, ऐप मैंने क्लोज कर दिया। उसके कुछ दिन के बाद मुझे हॉट शॉट्स की एक फिल्म थी 1+1, उसके लिए उसके कोऑर्डिनेटर का कॉल आया। ही सेड कि मुझे बोला गया है कि अगर आप इस पर्टिकुलरली फिल्म में गहना वशिष्ठ को ऑन बोर्ड ले आते हो तो हम आपको प्रोड्यूसर बना देंगे, हमको इस प्रोजेक्ट के लिए गहना वशिष्ठ ही चाहिए। इनिशियली मैंने कहा यार मैं देख रही हूँ काफ़ी कंटेंट बोल्ड है, इतने बोल्ड में मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी, तो नहीं हो पाएगा। ही सेड कि एक बार बात करके देखो ना। मैंने कहा चलो ठीक है। देन मैं गई सेम ऑफिस, मैं राज से मिली एंड राज ने कहा गहना बिलीव मी, तुम्हें वही करना है जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, मुझे पेमेंट बता दो क्या पेमेंट लोगी। और हम लोग कभी किसी एक्टर को नहीं कहते हैं कि आप एक्सपोज करिए। एंड मुझे लिटरली मैं बताऊं, जो स्क्रिप्ट मुझे सुनाई गई मुझसे वही परफॉर्म कराया गया। मुझे जो कपड़े पहनाए गए शूट पे, मुझे वही कपड़े जो दिखाए गए, जो ट्रायल में पहनाए गए वही कपड़े मैं शूट पे पहनी हूँ। मुझे पेमेंट टाइम पे दी गई और मैंने इवन प्रमोशन भी किया इसका प्रॉपर। मुझे प्रमोशन के टाइम पे भी नहीं कहा गया कि आपको लाइव इतना बोल्ड करना है, ये करना है। जब उन लोगों ने मेरे साथ कोई फोर्स नहीं किया तो मैं कैसे मान लूँ बाकियों के साथ फोर्स किया हो। मैं राज से कई बार मिली, राज ने मुझसे कभी कोई गलत बात नहीं की, कभी मुझे गलत तरीके से ना देखा, ना मैंने कभी देखा कि राज ने किसी और को गलत तरीके से ट्रीट किया हो, कभी नहीं। इसके बाद सब अच्छे से चल रहा था। जब मैं अरेस्ट हुई हूँ उसके कुछ 15 डेज पहले मैं राज ने ऑफिस चेंज कर ली थी, मैं नई ऑफिस में गई जो कि वीरा देसाई में है, जहाँ पे ये लोग जेएल लाइफ के बारे में बातें कर रहे थे, जहाँ पे ये लोग बॉली फेम के बारे में बातें कर रहे थे। जेएल लाइव एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप था जिसमें आपको लाइव जाना था अपने हिसाब से, कोई एक्सपोज नहीं करना था, कुछ नहीं। जो भी इनकम होगी देवा क्लियर की 50-50 शेयर करेंगे 40% निकालने के बाद। और जो बॉली फेम है वो बेसिकली चैनल होना था डिजिटल पे, जैसे सैटेलाइट पे टीवी में चैनल होते हैं वैसे डिजिटल पे चैनल आने थे। एंड बिल्कुल बोल्ड कंटेंट नहीं था, उनको रियलिटी शोज, कॉमेडी शोज, म्यूजिक वीडियो, नॉर्मल कंटेंट डालना था, ठीक है। उसके लिए हम लोग के बीच में डिस्कशन हुआ, 3 स्क्रिप्ट पास हुई, जिसमें से एक स्क्रिप्ट में शमिता शेट्टी से बात हो रही थी, एक के लिए साई से बात हो रही थी और एक के लिए बात सारा से हो रही थी। अच्छा, मैं किसी एक्टर से कभी डील नहीं करती, एक्टरों से मैं बात भी नहीं करती क्योंकि मुझसे नखरे झेले नहीं जाते एंड आई कैन नॉट टॉलरेट दैम। सो उमेश उनसे बात कर रहा था कॉस्ट्यूम का, पेमेंट का, सारा कुछ। मेरा काम सिर्फ टेक्निकली हैंडल करना था कि जिस दिन शूट होगा, 2 दिन का शूट हो, 3 दिन का शूट हो, 5 दिन का शूट हो, कितने भी दिन का शूट हो, मैं सिर्फ शूट में जाऊंगी, मैं डायरेक्ट करूंगी, फुटेज एडिट करके मैं आपको दे दूंगी। ही अग्रीड टू इट। और हम लोग उसके बाद बॉली फेम में शमिता शेट्टी के साथ एक फिल्म लॉन्च करने वाले थे जिसमें मैं एज अ डायरेक्टर जॉब करने वाली थी, बस। सो ये मेरी जर्नी रही एंड बिलीव मी, राज ने कभी गलत बात नहीं की। थैंक यू। सेकेंड वीडियो में फिर लेकर आ रही हूँ, अगला जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने के लिए। क्वेश्चन इज कि मैं इन चीज़ों से कैसे बाहर निकली। सो मुझ पे 2 केसेस थे, पहला पोर्नोग्राफी और सेकंड था गैंग रेप। सो जैसे मेरी पहले वाले मैटर की चार्जशीट आई जो कि 60 डेज में आ गई थी, उसके बाद बेल के लिए डाला और मेरी पहले वाले मैटर पे कुछ चार्जशीट के बाद 10 से 12 दिन के बाद बेल हो गई, मैटर ख़त्म हो गया।
फिर जो गैंग रेप, जो कि बहुत बड़ा एलिगेशन है, चूँकि मुझे लगा था कि इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, सारी चीज़ें मेरे फेवर में हैं, तो या तो केस डिस्चार्ज हो जाएगा या क्वैशिंग हो जाएगी। बट मैं गलत थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई बिना प्रूफ होते हुए भी मुझ पर केस बना और मैं वेट करते करते रह गई। देन मेरी सेकंड वाले मैटर की जो चार्जशीट है वो 3 मंथ्स में आ गई। थ्री मंथ्स के बाद 5 दिन कुछ और 97 डेज में। उसके बाद इन्होंने बेल के लिए डाला। सो कोर्ट बंद थे, फिर इंटरिम बेल के लिए डाला क्योंकि मैं कोविड पॉजिटिव थी। 17 डेज तक मैं कोविड सेंटर में थी। मेरी शुगर 600 के ऊपर थी। मैं जे हॉस्पिटल में एडमिट की गई थी। जेल से मुझे जे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, क्योंकि बायकुला जेल में कोई बीमार होता है तो उसे जे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। दिन भर मुझे इंसुलिन इंजेक्शंस दी जा रही थी। सो इन्हें उम्मीद थी कि इंटरिम बेल पास हो जानी चाहिए, बट इंटरिम बेल मेरी दोनों रिजेक्ट हो गई। फिर इन्होंने नॉर्मल बेल के लिए डालने की कोशिश की, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि कोर्ट्स बंद थे। मई से लेके जून, ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए, कुछ अप्रॉक्सीमेट 6 मई से लेकर के 6 जून तक, या शायद 8 मई से लेके 6 जून तक कोर्ट बंद थे, क्योंकि उनके हॉलीडेज चलते हैं। बाकी कोविड की वजह से कोर्ट ओपन नहीं हो रहे थे। बट फाइनली जब मैटर हुआ तो मुझे बेल मिल गई। बट बेल में मेरी 2 कंडीशंस हैं। एक तो ये कि मैं आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ। दूसरा, अगर ऐसे किसी शूट पे मैं कभी पाई जाती हूँ तो मेरी बेल रिजेक्ट हो जाएगी। तो चूंकि मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी कभी इस किस्म के शूट पे पाई नहीं गई हूँ, तो अब तो पाए जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये इस कंडीशन के साथ मुझे बेल मिली है और अभी फ़िलहाल मैं बेल में हूँ। और मैं फ़िलहाल जंग लड़ रही हूँ कि मेरा अकाउंट डिफ्रीज़ हो जाए, मुझे मेरे मोबाइल वापस मिल जाए, मुझे मेरा लैपटॉप वापस मिल जाए, क्योंकि मैं लोगों से पैसे उधारी ले लेके जी रही हूँ। एक टफ़ टाइम है, सारे अकाउंट मेरे फ्रीज़ कर रखे हैं, वो है। और निकलने के बाद मुझे हार्ट अटैक आ गया, तो मैं काफ़ी दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो एक वक्त है जिससे गुजर रही हूँ। फिर आपको मेरे घर का मैटर बहुत अच्छे से पता है कि मेरे घर पे कुछ अनऑथोराइज्ड लोग रह रहे हैं। मेरे पास घर के पेपर है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मेंटेनेंस बिल है, ओनरशिप है, शेयर सर्टिफिकेट है। सब होने के बावजूद पुलिस वाले मुझसे एफआईआर नहीं ले रहे। मैं एफआईआर के लिए लड़ के थक गई। मेरा लॉयर कम से कम 100 बार गया, कल पूरे दिन वहाँ बैठा था, आज भी गया था, फिर भी वो लोग एफआईआर नहीं ले रहे। बल्कि उनके ये तक पता है कि जिस ब्रोकर ने गड़बड़ की है उसने और भी 2 लोगों के फ्लैट के साथ ऐसा किया, इसके बावजूद वो मेरा एफआईआर नहीं ले रहे हैं। तो मैं एक बहुत ही टफ टाइम से गुजर रही हूँ। और चूंकि मैं नहीं चाहती कि कोई इनोसेंट आदमी फंसे, इसलिए मैं लाइव आके सारी बातें बता रही हूँ। ये मुझे लगता है मेरा फ़र्ज़ बनता है एक इंसानियत के नाते, क्योंकि मैं बिना गलत किए जब 5 महीने जेल में रह कर आई हूँ, तो मुझे ही पता है जेल में रहने का जो दर्द होता है, अंदर रहना, उसके अंदर एक अलग ही दुनिया है, कितना टफ होता है। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी आदमी इन चीज़ों में ना फंसे। थैंक यू। अगले वीडियो में मुझे फिर ज्वाइन करिए।